नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हमारा नया नदी तंत्र चलेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अभी तक जो हमने पढ़ा है वह पढ़ा है गंगा नदी तंत्र और उससे पहले पढ़ा था हमने सिंधु नदी तंत्र। आज हमारा नया नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का एक छोटा सा मैंने कोशिश किया है एक नक्शा टाइप का बनाने का कि नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है। जिस तरह से गंगा बनाया था, जिस तरह से सिंधु बनाया था, उसी प्रकार से। ठीक है, तो इस नदी तंत्र में कुछ सहायक नदियाँ आदि आदि बनाई गई हैं, कुछ नदी बड़ी नदी बनाई गई है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखना है कौन सा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जो सबसे मुख्य नदी होगी वो होगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और नदी तंत्र का मतलब है कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मतलब हो गया ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, अतः यह हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का में मुख्य नदी कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ठीक, उसकी सहायक नदियां मिलकर कौन सा तंत्र बनाएंगी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो ये रेड कलर से मैंने दिखा रखी है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जो सबसे मुख्य नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को मैंने रेड कलर से दिखा रखा है। ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का ये देखो, ब्रह्मपुत्र कहाँ से, ये इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से भारत में आ रही है और उसके बाद ये बांग्लादेश में जा रही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो ब्रह्मपुत्र है यह तिब्बत 3 देशों में बहती है। इसका जो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो उद्गम होता है वह होता है तिब्बत के पठार में, मानसरोवर जो झील है वहाँ से होता है। मानसरोवर के समीप तिब्बत के पठार से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यह नदी जो है आगे बढ़ती है, तिब्बत में बढ़ती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। ठीक है, कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर। और अगर हम इसे भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो वह 1356 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई मिलती है भारत में। ठीक है, तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई, 2900 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद जो ये नदी है तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ पे सांगपो लिखा हुआ है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और यह नदी जो है आगे बढ़ती है। जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो यह पहुँचती है यहाँ नामचा बरवा। हिमालय का सबसे जो पूर्वी छोर है वह पर्वत है नामचा बरवा। एक हिमालय की एक पर्वत चोटी है, ये हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई 7756 है, 7756 मीटर। ठीक है, इस पर्वत से टकराती है। टकराने के बाद यह कहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। और भारत में एक दर्रे से प्रवेश करती है, उस दर्रे का नाम है यांग्याप दर्रा। ठीक है, यांग्याप दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है यह 3 देशों में जा रही है। एक तो यह तिब्बत में जा रही है, एक यह भारत में जा रही है, और एक जा रही है यह बांग्लादेश में। ठीक है, तो भारत में किस दर्रे से इसने प्रवेश किया, यांग्याप दर्रे से। और सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश किया, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तिब्बत में यह किस दिशा में बह रही है, तिब्बत में यह पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही भारत में आती है यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लग जाती है। ठीक है, भारत में यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लग जाती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसमें दाहिनी ओर से दिहांग नदी मिलती है और बाईं ओर से दिबांग और लोहित नदियाँ मिलती हैं इसमें। ठीक है, जो दिहांग नदी है इसको अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी एक सहायक नदी भी दिहांग है। ठीक है, इसमें दिबांग और लोहित नदियाँ भी मिलती हैं बाईं ओर से भारत में। जो लोहित नदी है वह जयालछू पर्वत से निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है, जयालछू पर्वत से निकलती है। ठीक है, आगे चलने पर यह नदी जो है आसाम राज्य में पहुंचती है। आसाम में इस नदी पर एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। और माजुली कहाँ है, ये आसाम में है। किस नदी पर बना है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर यह द्वीप बना है। ठीक है,
द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। तो नदियों में भी द्वीप बनते हैं। बड़ी नदी है और चारों ओर से जल जो है दो भागों में कट गया है और चारों ओर से जो है बीच में एक टीला बन गया है, चारों ओर से जल घिर गए, जल से वो टीला घिर गया है, उसी को कहेंगे द्वीप कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आसाम में यह नदी जो है रैंप घाटी का भी निर्माण करती है। ठीक है, गार्ज का भी निर्माण करती है। नामचा मरवा पे यह एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज माने होता है कि जब कोई नदी बहती है हम उसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, जो नदियाँ छोटी मोटी होती हैं उनमें पता चल जाता है कि यहाँ पे गहरा है, यहाँ पे नहीं है। कुल मिला के जब कोई नदी गहरे गड्ढे टाइप के बनाती है, अपने मार्ग में गड्ढे बनाती है, तो जिन्हें हम मतलब ये कह सकते हैं कि जो कोई डूब भी जाएगा उनमें। ठीक है, छोटी मोटी नदियों में भी गड्ढे होते हैं, उनमें डूब जाता है आदमी। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये नदी भी गहरा गड्ढा बनाती है, उसी को कहा जाता है गार्ज कहा जाता है। ठीक है, तब ये नदी जो है आसाम में गार्ज तो ये नामचा मरवा पर्वत श्रेणी के समीप बनाती है, लेकिन जब ये आसाम में जाती है तो वहाँ पे रैंप घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, रैंप घाटी जो होती है वो भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली घाटी का उल्टा होता है। रिफ्ट घाटी में क्या होता है कि कोई प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में कोई नदी आएगी, वो बीच के हिस्से को क्या करती है? काट देती है। बीच के हिस्से को काटती है तो वो नीचे घाटी में बहने लगती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, भ्रंश घाटी कहते हैं। लेकिन अगर बीच का हिस्सा, जब कोई नदी बह रही है, बीच का हिस्सा तो बिल्कुल स्थिर रहे, लेकिन जो किनारे किनारे का भाग है उसका वो ऊपर उठ जाए। भ्रंश घाटी में किनारे किनारे का भाग अपनी जगह पे रहता है, जो नदी होती है बीच के भाग को काट देती है, तो गहरी घाटी में बहती है, उसी को कहते हैं भ्रंश घाटी। लेकिन जो रैंप घाटी होती है, रैंप घाटी में जब कोई प्लेन एरिया होगा, जो किनारे किनारे का भाग होगा वह ऊपर उठ जाएगा, बाकी जो बीच का भाग है वह अपनी जगह पे है, तो उसे कहते हैं रैंप घाटी। और किस बल के कारण उठेगा? संपीड़नात्मक बल के कारण जो किनारे किनारे का भाग है वह ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इसी घाटी को कहा जाएगा, जो बीच में घाटी जैसी दिखेगी फिर उसे कहा जाएगा रैंप घाटी। और भारत में कौन सी नदी रैंप घाटी का निर्माण करती है? वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर यह नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है आसाम में। उसके बाद ये द्वीप जो बने हैं, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप बने हैं, एक माजुली द्वीप ही नहीं बल्कि बहुत सारे द्वीप बने हैं। जब कोई नदी अपने मार्ग में ऐसे बहुत सारे द्वीप बनाती है तो इस तरह से इसने बहुत सारे द्वीप बना रखे हैं, तो इसी मार्ग को कहा जाता है गुम्फित जलमार्ग कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई नदी है फिर वो लगातार थोड़ा आगे जा रही है, फिर एक टीला बना रही है, उसके चारों ओर से पानी से घेर दे रही है, उसको दोनों भागों में कट के फिर आगे जा रही है, फिर दो भागों में कट जा रही है नदी, एक टीला जैसा बन रहा है बीच में, तो लगातार टीले पे टीले बन रहे हैं, तो द्वीप पे द्वीप बन रहे हैं, तो यह हो जाएगा गुम्फित जलमार्ग कहेंगे इसे। कौन सा जलमार्ग? गुम्फित जलमार्ग। गुम्फित जलमार्ग माने नदी में टीले ही टीले बनना। ठीक है, नदी में टीले ही टीले बनेंगे तो कौन सा मार्ग हो गया? वो गुम्फित जलमार्ग हो गया। उसके बाद जो है ये नदी फिर गुम्फित जलमार्ग बनाते हुए आसाम में आगे बढ़ती है और इसमें धनसिरी नदी मिलती है। बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है? धनसिरी नदी मिलती है, जो कि नागालैंड में जो लैसांग पर्वत हैं वहाँ से ये नदी निकलती है, धनसिरी नदी। ठीक है, और फिर इसमें कपिली नदी भी मिलती है, कपिली, धनसिरी और लोहित, दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, मानस। ठीक है, आदि सब इसकी क्या है? ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला है इसमें फिर ये मानस नदी मिलेगी आगे आके। ठीक है, कपिली हो गई, मानस नदी हो गई। उसके बाद यह नदी जो है बांग्लादेश चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी जाती है तो उसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। ठीक है, जमुना के नाम से यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इधर से ये जो नदी आ रही है, ये हरे रंग की नदी दिखा रखी है, ये कल आपको गंगा नदी तंत्र बनाया हुआ है, जो कि बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है गंगा नदी। तो पद्मा और जमुना यहाँ पे मिल जाती हैं बांग्लादेश में। उसके बाद ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। इसी पद्मा में मेघालय से आने वाली जो है बराक नदी मिलती है या मेघना नदी मिलती है। उसी मेघना नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? सूरमा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरमा नदी कहा जाता है। ये सूरमा नदी पद्मा में मिल जाती है। मिलने के बाद जो है यह मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो जो ये सूरमा नदी है इसे मणिपुर से निकलती है, इसे बराक नदी या क्या कहा जाता है?
मेघना नदी इसी को कहा जाता है। और इसी नदी पर मणिपुर में तिहाई मुख बांध बना हुआ है। बराक या मेघना नदी पर मणिपुर में तिहाई मुख बांध बना हुआ है। ठीक है, तिहाई मुख बांध किस नदी पर है? मणिपुर में है। किस नदी पर? बराक या मेघना नदी पर। ठीक है, इसी बराक को सूरमा नदी कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश में कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक नदी इसमें और बची है जो कि सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जेमू ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर यही जमुना नदी से यह नदी मिल जाती है। ठीक है, जेमू ग्लेशियर या नीतामू झील कहते हैं। जेमू ग्लेशियर में एक झील बनी हुई है नीतामू झील, वहाँ से निकलती है बांग्लादेश में जाके यह नदी, मैंने काले कलर से दिखा रखी है, ये मिल जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में। तो इस प्रकार से यह नदी तंत्र जो है आपका कंप्लीट हो गया। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? किस पर्वत से टकराकर प्रवेश करती है? भारत में किस ओर को बहती है? पूरब से पश्चिम बहती है। तिब्बत में पश्चिम से पूरब बहती है। ठीक है, और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टोटल लंबाई हो गई कितनी है इसकी? 2900 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो जैसे हमने ये कहा कि भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है, लेकिन भारत की जो सबसे लंबी नदी होगी, अब जो भारत में बह रही है, भारत में तो आ ही रही है, तो सबसे लंबी नदी जो होगी, क्योंकि इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में बहने वाली कोई भी नदी ऐसी नहीं है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर हो। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी ही भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या यह केवल भारत में ही भारत में बहती है? नहीं, यह 3 देशों में बह रही है। तो भारत में ही भारत में जो बहती है उस दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गंगा नदी होगी। लेकिन गंगा भी 2 देशों में बहती है। तो भारत की आपने इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, कि जो सबसे ये पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में तो बिल्कुल आसानी से ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ना हो, अगर गंगा ऑप्शन में हो तो फिर गंगा भी लंबी है। ठीक है, वो भी लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र से लंबाई में छोटी है। ब्रह्मपुत्र भी 3 देशों में बह रही है, गंगा 2 देशों में बह रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में कम होगी बजाय किसके? गंगा के। ठीक है, भारत में बहने वाली लंबी नदी अगर खाली केवल पूछे कि भारत में ही जो बह रही है उस दृष्टि से, ठीक है, जो अन्य देशों में बह रही है, या भारत में लंबाई की दृष्टि से, भारत में लंबाई की दृष्टि से कौन सी नदी सबसे लंबी, अगर ऐसा पूछे तो फिर गंगा होगी। ठीक है, क्योंकि और भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो फिर ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, इन चीज़ों को हमने क्या करना है? समझना है। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसे देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और भारत में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी, अब जो केवल भारत में ही बहेगी, जो अन्य देश में ना बहे, उसका जिक्र आगे आएगा, उसको आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लास्ट में नदी बंगाल की खाड़ी में गिर गई है ये भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं आपको। कल को हम एक नया नदी तंत्र लेके, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र है उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।